तुम लोग देखा था कहाँ तक आ गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद करेक्टर आया था कौन? बहादुर शाह प्रथम। कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद फारूक सियर। फारूक सियर के बाद रफ़ी उद दर्जात और एक और क्या था? रफ़ी उद दौला। चलो, मूल कंसेप्ट क्या था? मूल कंसेप्ट ये था कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल राजकुमारों में इतनी औकात नहीं थी कि वो सत्ता के खेल को अपने दम पर परिभाषित कर सके। अब ये जो चार गुट था वही गुट प्रभावी था। वो गुट जिस किसी को चाहता शासक बनाना वही शासक बनता। और उसी क्रम में तुम लोगों ने देखा कि बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन बना शासक? जहांदार शाह। जहांदार शाह शासक बना कि शासक बनाया गया? बनाया गया। ये किसकी कृपा से बना? सैयद बंधुओं की कृपा से। उसके बाद जो कैरेक्टर आया वो कौन आया? जहांदार शाह के बाद फारूक सियर। फारूक सियर का भी गला घोट कर हत्या कर दिया गया। अब जो कैरेक्टर आया उसमें एक का नाम हमने बतलाया था, रफ़ी उद दर्जात। क्या नाम था? फिर से बोलो। क्या रफ़ी उद दर्जात में क्षमता थी? उस जमाने में ये टॉप क्लास का शराबी था जी। बैठ के हम भी देखा करते थे। किसको? रफ़ी उद दर्जात को। और जब लोग जाना कि इसकी एक ही कमजोरी है और वो कमजोरी है दारू, दारू और तो भाई लोग भर भर के गिफ्ट दिया इसको दारू। इतना दम भर पिलाया कि 6 महीना के अंदर अंदर ये अपना विकेट दे दिया। फिर आता है कौन? रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला को उस जमाने में थी टीबी की बीमारी, और टीबी के बीमारी के साथ ही साथ उसको बहुत बड़ा था अफीमची। तो भाई लोग इसको भी अफीम इतना मन लगा के चटवाया कि अंततः यह भी अपना विकेट दे दिया। अब यहीं से इसका पोजीशनिंग होता है खराब। किसका? सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं पर आरोप लगने लगा कि ये सत्ता के स्वार्थ में अयोग्य व्यक्तियों की टीम को खड़ा करता है, या तो मारा जाता है या तो वो मर जाता है। इसलिए ये लोग भी सोचा कि कैसे कैरेक्टर को शासक बनाया जाए जो कम से कम स्वस्थ रहे और कम से कम जिंदा रहे। और इसी में उन लोगों ने ढूंढा जिसको, उसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम है? फिर से कहो, फिर बोलो, जान लो, मोहम्मद शाह। ये वो कैरेक्टर है इतिहास के पन्नों में यारा जो 19-20 साल का बंदा है, शारीरिक रूप से मजबूत भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन इसका एक ही कमजोरी था। और वो कमजोरी तुम लोग जानते हो? बता सकते हो क्या था? सुंदरियां। मेरे सर भकुआ जाती है ये सब। क्या था? सुंदरियां। हाँ, सुंदरी। तो ये जो सुंदरियां कमजोरी थी, और दूसरा कमजोरी था दारू। सूरा और सुंदरी में व्यस्त रहता। जान लो, हरम वर्ड बुझा रहा है ना? हरम का मतलब हुआ जैसे मुगल बादशाह है, मुसलमान है, तो 4 शादी कभी भी कर सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में रहता नहीं है एक ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला तो था ही। 5वां 6वां दिल आ जाए तो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हरम था। तो हरम में हजारों की तादाद में महिलाएं होती थी यारा। मतलब लोग नहीं पहचान पाता था कि कौन मेरी वाली है और कौन हमारे बाप वाली है। सो यही कारण है कि वहाँ देखोगे एक होता था कोप भवन, बड़का बड़का बिल्डिंग में, जहाँ महिलाएं अगर कोई रूठी हुई है रानी ताके बैठती थी, तब राजा को पता चल जाता था कि ये दुखी है। अब राजा को मन किया तो मनाया, नहीं तो सीधा छोड़ दिया। हरम की महिलाएं भी समझदार होती थी। अगर मनाने आया तो ठीक है, नहीं मनाया तो ये लोग अपने अपने हरम में वापस चली जाती थी। तो यही रंगीन मिजाजी के कारण मोहम्मद शाह को कहा गया रंगीला बादशाह। क्या कहलाया? जोर से बोलो। किसको कहा गया? कौन बादशाह? कौन बादशाह? किसको? किसको? किसको?
ये भी बनाया गया था किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो सैयद बंधु के सहयोग से यह भी बनाया गया था। तो तय था कि सैयद बंधु के सहयोग से बना था, तो सैयद बंधुओं का दबदबा चरम पर था। तो इसके दरबार में एक बड़ा अनुशासन प्रिय व्यक्ति था यारा, नाम था चिनकिलीज खां। नाम क्या बोले? फिर से बोलो, फिर बोलो। इसको उपाधि दिया गया था निजाम उल मुल्क का। उपाधि क्या था? तो कोई कोई किताब में लिखेगा चिनकिलीज खां, कोई कोई किताब में लिखेगा निजाम उल मुल्क। क्या क्या नाम बोले? अबे बोल। चिनकिलीज खां, निजाम उल मुल्क, चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ये चिनकिलीज खां बेहद अनुशासन प्रिय आदमी था। इसको लगता था कि सैयद बंधुओं के दबाव में मोहम्मद शाह सही ढंग से शासन नहीं कर, क्योंकि दबदबा जबरदस्त था। किसका? सैयद बंधु का। सारा पावर ऑफ सेंटर जो बना हुआ था सैयद बंधु को बस था। तो चिनकिलीज खां को लगा कि सैयद बंधु के कारण मोहम्मद शाह प्रशासन में ध्यान नहीं दे रहा है, तो काहे नहीं हम सैयद बंधुओं को बाईपास करना शुरू कर दें। तो ये षड्यंत्र रचता है चिनकिलीज खां। उसमें उसने एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था हैदर बेग। क्या नाम है? फिर से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। और इसी हैदर बेग को तैयार किया कि सैयद बंधु में दो भाई हैं, एक अब्दुल्ला और दूसरा हुसैन खां। अब्दुल्ला और उबदौला और हुसैन अली खां पूरा नाम है, तो हुसैन खां दिमाग में रखो। हैदर बेग को कहा कि इसका कत्ल करना है। जानते हो हैदर बेग एक फरमान लेके गया। फरमान उस वक्त कैसे चलता था? ऐसे कपड़ों वाला खोल के पढ़ने वाला। तो ये जो हैदर बेग दिया कि राजा का आदेश है आप इसको पढ़िए, तो हुसैन अली पढ़ने लगा। हुसैन अली का पता साला इतना भारी षड्यंत्र रचे हुए, ये छुरा निकाला और वहीं उसका विकेट ले लिया। तो मारा जाता है कौन? हुसैन अली। कौन? कौन मारा? कौन मारा? चलो अब इसको देखो। हैदर बेग ने कत्ल किया किसका? हैदर बेग ने कत्ल किया किसका? हैदर बेग ने किसका कत्ल किया? किसका? हुसैन अली। तो हुसैन अली सैयद बंधु में एक भाई गया, कौन मारा गया? कौन मारा गया? तो सैयद बंधु में एक भाई मारा गया, तो अब बच गया कौन? तो बच गया अब्दुल्ला खां। अरे सैयद बंधु दो भाई हैं ना यार, तो एक का नाम है हुसैन अली और एक का नाम है अब्दुल्ला खां। एक का नाम है हुसैन अली और एक का नाम है, तो हा ने हा का कत्ल कर दिया, हैदर बेग ने हुसैन अली का कत्ल कर दिया। अब बतलाओ अब्दुल्ला खां बदला लेने के मूड में आएगा कि नहीं? अब्दुल्ला खां जान रहा है सैयद बंधु साला हम बनाए तुमको अपने दम पर उड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि तुमको तुम्हारी औकात हम बताते हैं। तो ये खेला क्या रचा अब्दुल्ला खां? ये जो शासक है मोहम्मद शाह, क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद शाह। अब देखो इन लोग कोई रंज में आ जाता है अब्दुल्ला खां। कौन रंज में आता है? सैयद बंधु में कितने भाई? दुन्नू नमा बोल की है? हुसैन अली और हुसैन अली और हुसैन अली और तो चलो हुसैन अली मारा गया, अब्दुल्ला खां जिंदा है। और यही दोनों भाई मिलके शासक बनाया था मोहम्मद शाह को, हाँ या ना? तो अबरी खेला का किया कि अब्दुल्ला खां जब इसका भाई मारा गया हुसैन अली, तब अब्दुल्ला खां को लगा कि रुक तोरा हम बताते हैं। इसने मोहम्मद शाह के बेटे इब्राहिम को, किसको? मोहम्मद शाह का बेटा, मोहम्मद शाह का बेटा, मोहम्मद शाह का बेटा, मोहम्मद शाह का बेटा, मोहम्मद शाह का बेटा इब्राहिम को बना दिया मुगल बादशाह। तो बदलाओ बप्पा बेटो हम कच कच होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अंततः इब्राहिम की दाल नहीं गली
अब्दुल्ला खां को कैद कर लिया गया और अब्दुल्ला खां को कैद कर उसको उसके खाने में जहर मिलाकर उसका विकेट ले लिया गया। तो अबरी दूसर का भाई कौन है? जोर से बोलो, कौन खां? अब्दुल्ला खां। क्या होता है? जहर देकर, विष देकर हत्या, विष देकर। तो बदलाव सैयद बंधु में दोनों भाई का अंत हो जाता है किसके काल में? मोहम्मद शाह के कालखंड में। ध्यान रखना, इन्हीं सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर, नृप निर्माता। कौन निर्माता? नृप निर्माता। नृप निर्माता किसको कहा गया इतिहास में? सैयद बंधु को। किसको? सैयद बंधु को क्या कहा गया है? नृप निर्माता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अबे भकुआ उकुआ गया कि मारेंगे लठिया से सब फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, किंग मेकर। क्या कहा गया है? किसको? अब बदलाव, सैयद बंधुओं ने कुल कितने शासक बनाए? 4। जहांदार शाह है, रफी-उद-दर्जात है, रफी-उद-दौला है, फारूक सियर है। तुम्हारा कुल कितना आ गया? जहांदार शाह नहीं, क्या नाम हो गया? फारूक सियर। फिर आ गया रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला और मोहम्मद शाह। 4 व्यक्तियों को इसने अपने दम पर शासक बनाया था यारा। इसलिए इतिहास के पन्नों में ये जाना जाता है किंग मेकर के रूप में, अर्थात नृप निर्माता। कौन निर्माता? कौन निर्माता? कौन निर्माता? कौन कहलाया? कौन कहलाया? सैयद बंधुओं की समाप्ति किसके काल में? किसके काल में? किसने किसका कत्ल किया? हा ने हा का कत्ल। अबे भाड़ में जाए तो नहीं, टिक लगाना, ऐसे रखना। हा ने हा का कत्ल किया, दिमाग में रह जाएगा। हैदर ने हुसैन का। अब्दुल्ला को क्या दे दिया गया? जहर। अब दोनों भाई मर गया। अब चिनकिलीज खां गदगद है। चिनकिलीज खां को अब लग रहा है कि अब तो बेटा शासन में ध्यान देगा, क्योंकि चिनकिलीज खां को लगता था कि सैयद बंधु के कारण मोहम्मद शाह शासन के काम में ध्यान नहीं दे रहा। ये किसको लग रहा था? किसको लग रहा था? किसको? तुम मसुआइल बैठा ले बे, तो गुड मॉर्निंग गड़बड़ा गया है कि है? नाहक नहीं आया है कि है? चलो अब तुम्हारे पास एक हला नहीं, अब आ गया, इतना पॉइंट रटा गया। रंगीला बादशाह है, सैयद बंधु के सहयोग से है। हैदर बेग का कत्ल हुसैन अली ने किया, अब्दुल्ला खां को जहर देकर मार दिया। और इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में रखना, इसी अब्दुल्ला खां ने मोहम्मद शाह के बेटे इब्राहिम को, किसके बेटे को? हाँ, मोहम्मद शाह के बेटे इब्राहिम को मुगल बादशाह घोषित कर अब्दुल्ला अपना रिवेंज लेना चाहता था, भाई के कत्ल का बदला। लेकिन ऐसा हो ना सका, उल्टा अब्दुल्ला पकड़ा जाता है, कैद में डाल दिया जाता है और उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। डन 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 डन। अब चिनकिलीज खां को क्या लग रहा है कि अब चिनकिलीज खां को लग रहा है कि अब निश्चित रूप से शासन के काम में ध्यान देगा। लेकिन बदलाव, कुत्ते की पूंछ कभी सीधा होगी? जो व्यक्ति दारू पी के टाइट रहता हो और सब ज्यादातर समय हरम में रहता हो, जानते हो इसके समय में उर्दू का भी जबरदस्त विकास हुआ था। किसका? भाषा में उर्दू जान रहे हो रे? उर्दू का। और इस साड़ी उड़ी पहन के डांस भी बढ़िया करता था। कौन? मोहम्मद शाह। तो बदला, इस तरह के आदमी से अच्छे शासन की कोई उम्मीद करेगा? लेकिन चिनकिलीज खां को उम्मीद था। चिनकिलीज खां को ही कहा गया है निजाम उल मुल्क। क्या कहलाया है? फिर से बोलो। तो बदलाव, उसकी उम्मीदों पर, कसौटी पर कहीं भी दूर दूर तक खरा उतरने का कोई सीन है? यही हुआ भी। तब चिनकिलीज खां ऊब गया। और ऊब गया तो कहा कि हम जा रहे हैं शिकार खेलने, और निकलता है शिकार खेलने के बहाने हैदराबाद। कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है?
और उस वक्त हैदराबाद का मुख्यमंत्री था मुबारिज खान। कौन खान? कौन खान? कहाँ का? कहाँ का? कहाँ का? कौन था? मुबारिज खान। कौन खान? कौन खान? भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, टफ इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का सूबेदार कौन था? कहाँ का? हैदराबाद का क्या था ये? सूबेदार। सूबेदार मतलब? सूबेदार मतलब मुख्यमंत्री, सूबा मतलब राज्य और सूबेदार मतलब हुआ राज्य का प्रमुख। तो यहाँ का हैदराबाद का सूबेदार है कौन? मुबारिज खां। ये मुबारिज खां को क्या किया? चिनकिलीज खां, इसको वहाँ के पद से इसको हटा दिया। किसको हटाया? किसको हटाया? और हैदराबाद को तोड़कर अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो हैदराबाद साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? बड़ी इंपॉर्टेंट है रे, गड़बड़ाओगे जरूर इसमें। हैदराबाद शहर कोई और बसाया है। हैदराबाद साम्राज्य का संस्थापक, साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? संस्थापक हो गया चिनकिलीज खां। क्या नाम है? चिनकिलीज। चिनकिलीज खां, भूलना मत। चिनकिलीज खां दे सकता है, निजाम उल मुल्क दे सकता है। अब इस प्रकार इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली। देखो यहाँ कैसे फंसोगे। हैदराबाद शहर किसने बसाया? तो हैदराबाद नहीं, हैदराबाद शहर बोल रहे हैं। हैदराबाद शहर मोहम्मद कुली की प्रेमिका का नाम था हैदर। ओहो, बात समझ में आया? तो हैदराबाद और ताजमहल दोनों प्रेम की कहानी है। अच्छा, तेरा भी होगा तमिलनाडु। तो उसकी प्रेमिका का नाम क्या था? हैदर। और उसी के स्मृति में ही एक शहर बसाया जिस शहर का नाम था हैदराबाद। क्या नाम था? तो हैदराबाद शहर पूछेगा, आंसर क्या होगा? मोहम्मद कुली। क्या होगा? लेकिन कब? जब पूछेगा शहर कब किसने स्थापित किया तब। और अगर पूछ दे कि साम्राज्य की स्थापना किसने की, तब आंसर होगा चिनकिलीज का। जैसे धनबाद शहर तुम बसाओ और कोई तोड़ के इसका यहाँ का राजा बन जाए, तो वही राजा बना है कौन? चिनकिलीज खां। किसको हटा के? मुबारिज खां को। अब मतलब चिनकिलीज खां को समझ में आ गया कि मोहम्मद शाह अंतर्राष्ट्रीय गधा है, इस पर किसी भी तरह का अनुशासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ज़्यादातर समय हरम में ही रहता, हरम के ही रहमो करम पर जीता मरता। साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। इसी के कालखंड में बंगाल टूटकर अलग हो गया, इसी के कालखंड में बिहार टूटकर, छोड़ दो यार, अवध देख रहे हो? अरे अवध देख रहे हो? लखनऊ नहीं बोल रहा है, अवध को तोड़कर अलग कर लिया। कल तक ये सब पार्ट ऑफ मुगल साम्राज्य था। अवध को तोड़ दिया सयादत खान ने। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। दो चीज से मतलब था, सुंदरी और सूरा। ये दमदमा के इसको मिलते रहना चाहिए, ये मस्त था। यही वो कालखंड था जिस कालखंड में महिलाएं छत पर नहीं चढ़ती थी, क्योंकि अगर किसी की निगाह पड़ गया तो उसको उठा के ले जाता था और गिफ्ट देता था मोहम्मद शाह को। ओह माय गॉड। बात, अरे राजतंत्र का युग है, अभी का दौर नहीं है। अभी वाला तो 15 सेकंड कोई देख लेगा तो 2-3 महीना जेल है। इसलिए लड़का लोग संभल घड़ी देख के देखता है कि रे 14.5 सेकंड में निगाह हटा लेता है। तो ध्यान रखना कि ये वो काल का राजतंत्र में क्या होता है। राजतंत्र में जो एरिया होता है ना, वहाँ का सारा चीज उसी का होता है, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कुछ हो। वो दौर था। तो ये मोहम्मद शाह प्रकृति से रंगीन मिजाज का है, इसके नेचर में कहीं कोई चेंजिंग आने का गुंजाइश नहीं था। बहुत समझाया भी गया इसको कि अकबर को भी देख लो, जहांगीर को देख लो, शाहजहां को भी देख लो, सब वैसने था। लेकिन
किसी ने प्रशासन को गड़बड़ाने नहीं दिया। वो उसका व्यक्तिगत लाइफ था और इसका व्यक्तिगत लाइफ पब्लिक डोमेन में। इसके कारण साम्राज्य और सत्ता दोनों ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है, कोई चिंता नहीं है। उसी समय भारत को लूटने के लिए आया था नादिर शाह। नाम सुने हो? कौन आया था? और मुगलों का खुफिया तंत्र मुगलों का खुफिया तंत्र बार बार रिपोर्ट दे रहा है कि मोहम्मद शाह तेरे ऊपर नादिर शाह आक्रमण करने वाला है। कौन? तो नादिर शाह के आक्रमण की सूचना थी कि नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। नादिर शाह साम्राज्यवादी नहीं था, नादिर शाह लुटेरा था। दोनों का मीनिंग बुझा रहा है? देखो, साम्राज्यवादी होगा तो तुमको हराएगा, ठोकेगा, पीटेगा और तेरा इलाका को अपने अंडर कर लेगा। और लुटेरा होगा तो आएगा, दम भर धर के धुनेगा, संपत्ति लूटेगा और फिर अपना घर वापस चला जाएगा। तो ये लुटेरा था। कौन? बार बार खुफिया तंत्र रिपोर्ट दे रहा है मोहम्मद शाह को कि मोहम्मद शाह सुधरो, अभी समय हाथ से गया नहीं है, सेना को हाई अलर्ट मोड में लाओ, साम्राज्य को बचाओ। लेकिन नादिर शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहम्मद शाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तमाम मंत्री लोग अंदर से एकदम फेडअप था, दुखी था, क्योंकि हर कोई नादिर शाह की क्षमता को जानता था। यही नादिर शाह है जिसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन। ईरान का किसको कहे? तो ईरान का नेपोलियन कौन कहलाया? ईरान का नेपोलियन। आप लेकिन मंत्री दुखी है, मोहम्मद शाह पर कोई प्रभाव नहीं है। अभी भी कव्वाली में मस्त रहता था, नाचने में मस्त रहता था, दारू पीने में मस्त रहता था, हरम में ही रहता, कभी राज दरबार के प्रशासन के काम को बिल्कुल नहीं देखता। यहाँ तक सिंह दंडन है, हाँ या ना? इसी बीच राज दरबार को लगाए हुए है, बैठा हुआ है, तमाम मंत्रियों की टीम बैठी हुई है, तमाम मंत्रियों में कानाफूसी चल रहा है। कानाफूसी क्या चल रहा है कि आएगा नादिर शाह, धर के धुनेगा, साम्राज्य सत्ता जाएगी, तब देखेंगे कि मोहम्मद शाह कहाँ अय्यासी करता है। साला कोई बात के प्रभाव एकरा पर नहीं पड़ा था रे। जैसे ही बात अगर कान में गया ने कि देखेंगे कि कहाँ ये अय्यासी करेगा, लगा बप्पा ये तो साला सब साम्राज्य लूट जाएगा। तब मोहम्मद शाह हाई अलर्ट मोड में आया। कौन? तब अब चूंकि मोहम्मद शाह भले अय्यास था लेकिन जानता था कि मुगलों की सेना शिथिल हो चुकी है। वो जान रहा था कि साम्राज्य टूट रहा है, लेकिन उस सब से उसको कोई लेना देना नहीं था। तो लगा कि कौन है जो नादिर शाह को रोक सकता है। तो नादिर शाह को रोकने के लिए इसी चिनकिलीज खां, जिसने साम्राज्य को तोड़ा था, इसी चिनकिलीज खां को बुलाया और कहा कि किसी भी कीमत पर नादिर शाह को भारत पर या साम्राज्य पर आक्रमण करने से रोको। तो चिनकिलीज खां जाता है यारा और फिर बुलाता है सयादत खां को। दो कैरेक्टर बोलो, चिनकिलीज खां, सयादत खां। चिनकिलीज खां, सयादत खां। सयादत खां कहाँ का संस्थापक था? अवध का। कहाँ का? और चिनकिलीज खां हैदराबाद का। चिनकिलीज खां दंडन है, हाँ या ना? अब आउटपुट क्या हुआ? तो यहाँ कहानी तीखा मोड़ ले लिया। चिनकिलीज खां पूरे मुगलों की लावा लश्कर सेना को लेके गया, भारी भरकम सेना थी। लेकिन चिनकिलीज खां एक चीज को जानता था कि अब मुगलों की सेना में दम नहीं है। मुगलों की सेना एक भीड़ भरी संगठन है, बड़े बड़े मटके में शराब जाता था, नर्तकियों की पूरी टीम जाती थी। मतलब मुगलों की सेना एक चलता फिरता थिएटर बन चुका था। यही कारण था कि जान रहा था कि लड़ेंगे नादिर शाह से तो किसी भी कीमत पर हम उसको हरा नहीं पाएंगे, हारना तय है, ये स्पष्ट जान रहा है। कौन? मोहम्मद शाह का जो उसको भेजा है चिनकिलीज खां को। तो चिनकिलीज खां बेहतर, चूंकि अरे यार एक बात तुम ही बतलाओ, जो आदमी बाहर से आया है मारने के लिए मोहम्मद शाह को, वो भी तो मैया का लालेन होगा, कलेजा लेक चला होगा ना, और पूर्ण विश्वास होगा कि जाएंगे तो धुनाएंगे तो नहीं है। और इधर ये अपनी कमजोरी जान रहा है कि भीड़ तो है लेकिन दम नहीं है। आउटपुट इनपुट ये हुआ
कि जो कैरेक्टर चिनकिलीज खां है, इसको लगा कि नादिर शाह को क्यों नहीं बिना लड़े घुमा दे। तो वही चिनकिलीज खां जाता है नादिर शाह के पास। किसके पास? किसके पास? कौन जाता है? किसके पास? कौन? किसके पास? कौन? किसके पास? और जाके यही चीज समझाता है कि नादिर शाह, हम भी मुगल साम्राज्य के सेनापति और शासक रहे हैं, तुम ये मत भूलना कि हम तुम्हें सत्ता सुपुर्द कर देंगे। बात रही यह कि तुम भारत को लूटने आए हो, भारत पर कब्जा करके शासन करने नहीं आए हो। तो ध्यान रखना, अगर जंग होता है तो तलवारें दोनों ओर से चलेगी, गर्दनें दोनों की कटेगी। और तुम आए क्यों हो? आए हो संपत्ति को लेने, भारत को लूटने। तो वह रकम बता दो जिस रकम को प्राप्त करने के बाद तुम वापस चले जाओगे। मार काट की पॉलिसी छोड़ो। नादिर शाह को भी लगा कि साला पैतरे देने पर काम चल रहा है, तो हम मारा मारी काहे करें। 50 लाख रुपया लेकर वो वापस जाने को तैयार हो गया। कितना लाख? 50 लाख। कौन जाने को तैयार हो गया? नादिर शाह को भी लगा कि ठीक है, साला मारा मारी करके संपत्ति लूटेंगे और जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम 50 लाख लेकर के हम वापस चले जाए। ये कौन सोच रहा है? फिर नादिर शाह को भगवान जाने क्या मन किया कि नादिर शाह ने बुलाया सयादत खां को। किसको? किसको? और सयादत खां एक ग्रेड का हरामी इंसान था। नादिर शाह को पूछा, नादिर शाह ने पूछा सयादत खां को कि मैं 50 लाख रुपया लेके जा रहा हूं, तुम क्या कहते हो? सयादत खां कहा कि हुजूर मात्र 50 लाख में मान गए, आपको 2 करोड़ मिलेगा। तो बेटा उरा खड़ा खड़ा 1.5 करोड़ का हानि नजर आने लगा। किसको? किसको? और इसी बीच जो नादिर शाह का सैनिक दिल्ली गया था, दिल्ली में किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मारा गया। बात समझ में आया? परिणाम यह हुआ कि नादिर शाह के सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। और इसी बीच 1739 में 1739 में तब हुई थी करनाल की लड़ाई। कहाँ की? कहाँ की? तो करनाल की लड़ाई कब है? 1739। और इसमें नादिर शाह और चिनकिलीज खां हो गया। तो करनाल की लड़ाई कब है? कब है? कब है? 1739। उसके बाद तो नादिर शाह यारा दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाने के बाद दिल्ली के तमाम रईसों की एक लिस्ट बनाता है पूरे दिल्ली का। और लिस्ट बनाने के बाद हर एक रईस से मांग किया कि इतना इतना रकम तुम दोगे। तो यार रहे तब तो दे, नहीं दे पाया। कत्लेआम दिल्ली की गलियों को लहूलुहान किया, चांदनी चौक को पाट दिया था लाश से इसने। जब इधर लूटना पाटना आरंभ किया तब कोई कहा कि हम लोगों को लूट के तुम क्या पाओगे? अगर तुमको सचमुच में पैसा कमा लेना है, लूटना है, तो दिल्ली के लाल किला को लूटो। तो वही नादिर शाह चला जाता है दिल्ली का लाल किला। और जानते हो 53 दिन तक वो लाल किला में रहा। हरम की वही महिलाओं को शाम को ये भी अपना मजलिस सजाता था, नाच नचाता था। लेकिन नादिर शाह ने कहा था कि जिस साम्राज्य का वैभव इतना विस्तृत हो, आज मुगल खानदान की महिलाएं इस स्तर तक गिर चुकी है। ये अस्ताचलगामी सूरज है जिसको अस्त होने से, साम्राज्य का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। जानते हो भाले के नोक से जो दीवार होता है ना, छत, इस समय सोना चांदी लटकाया जाता था, मढ़ा जाता था। उस जमाना में ही चलता था ताकि हल्का भी लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट करके आ जाए। दैट इज पितरादुरा। उसको मतलब भाले के नोक से कुरेज कुरेज कर निकाला। 53 दिन तक मतलब बोरा बोरा सोना चांदी हीरा मोती सब अर्जा था। जितना गधा घोड़ा खच्चर लाया था ना यार, जब झेलम नदी पार कर रहा था तो नादिर शाह एक एक सैनिक को चेक कर रहा था, क्योंकि सारे सैनिकों के पैकेट से लेके थैला तक, हाथी है तो हाथी के होदे तक में अपार संपत्ति सोना चांदी चुराने की कोशिश किया था। देने के लिए कुछ था ही, लेकिन चुराने के लिए भी बहुत था। तो वही बहुत लोग तो झेलम नदी के इर्द गिर्द जमीन में गाड़ कर रखा तक वापस पीछे कभी जाके ले जाएंगे। इतनी संपदा भारत से लेके गया था। तो इसी बीच जब दिल्ली के लाल किला में था
तो तुम लोग जानते हो तख्ते ताऊस का नाम सुने हो? दैट इज मयूर सिंहासन। कौन सिंहासन? 6 फुट चौड़ा चेयर था और इसमें कहीं भी लकड़ी का काम नहीं था। इसमें सोना चांदी हीरा मोती जड़ा हुआ था और इसी में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा जड़ा था। बात फरी आया? नहीं बोला रे? तो 6 फुट ऊंचा 9 फुट चौड़ा कहाँ चोरा के रख पाता यार, छिपा पाता? और जमाना जानता था कि शाहजहां ने बनाया है क्या? तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन। नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा? क्योंकि उसका डिजाइन जो था वो मोर की तरह था। बात समझ में आया? उस चेयर का डिजाइनिंग जो था वो मोर पंछी की तरह था और उसी डिजाइन से पन्ना तन्ना उसी डिजाइन से लगवाया भी था, इसलिए उसका नाम था मयूर सिंहासन। ये फरियाया यहाँ तक? हाँ या ना? उसी में दुनिया का सबसे कीमती हीरा दैट इज कोहिनूर हीरा लगाया था। तो लगा यार कुर्सियाँ तू लिए जाएगा, छोड़ेगा नहीं, हम काहे ने हीरा खोल के रख लें। तो हीरा चुरा के छुपा के रख लिया। जब पूरा लूट लिया नादिर शाह लाल किले को, तब उसको पता चला कि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। तो लगा लाल किला में जितना पुरुष स्टाफ था उसको धर के ढूंढने। तो ना होता ढेर पीट, तुम जानबे नहीं करो और तुम पिटा रहे हो, तो बार बार यही कहोगे नहीं जानते हैं। तो जो पिटना शुरू किया तो उसी में ये कहा कि हुजूर हम लोगों को मार के आप क्या पाइएगा। मोहम्मद शाह रहता कहाँ है हम लोगों के पास? वो तो रहता है हरम में। हरम की महिलाओं को जाइए जाके ढूंढिए, वहाँ कोई न कोई महिला बता देगी कि हीरा रखा कहाँ है, और तीर निशाने पर पड़ा। ढूंढना शुरू किया तो एक महिला जो उसकी परम प्रिय चहेती थी वो बता दी कि हीरा को वो अपनी पगड़ी के अंदर घुसेड़ के बांध के रखा है। तब नादिर शाह क्या किया? मोहम्मद शाह को दावत देता है। मैंने समझना, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह के घर में पार्टी दिया। बात समझ में आया? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह के घर में पार्टी दिया और चारों ओर रात्रिकालीन बेला है, चारों ओर मसाल जला हुआ है, बीच में एक और नादिर शाह बैठा है, दूसरी ओर मोहम्मद शाह बैठा है। नादिर शाह लगा जबरदस्त तारीफ करने, किसका? मोहम्मद शाह का। चला मोहम्मदो शाह भकुआ गया कि हमारा इतना तारीफ। वही कहना आरंभ किया कि तुम्हारे पास जितना विशाल साम्राज्य है उतना तो यूरोपीय कंट्री और मध्य एशिया में किसी की शासन सत्ता नहीं है। जो वैभव तेरे पास है वो वैभव तो किसी के पास नहीं। वैभव मैंने साम दाम जो होता है चमक दमक वो है ही नहीं। लेकिन तुम जानते हो मोहम्मद शाह, एक राजा की इज्जत होती है उसकी पगड़ी। भले मैं जंग हार गया हूँ, जीत गया हूँ और तुम जंग हार गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं जंग जीता हूँ इसका सेहरा तेरे माथे बांधे और तेरे हार का पगड़ी हम अपने माथे बांधे। बदला मोहम्मद शाह का हल्का टावर छोड़ेगा, पूरा छोड़ेगा? मोहम्मद शाह को लग गया कि बेटा अकरम तो हीरा है, ये पगड़ियाँ बदलेंगे धीरे वो बदला जाएगा ना। तो उसी समय वो हीरा पगड़ी के अंदर से चाहा कि चुरा लें और पगड़ी हम बदल दें। वही हड़बड़ी में हीरा जमीन पर गिर जाता है और जब गिरता चारों ओर जो चकाचक मसाल जल रहा है उसी की जो लौ पड़ी, उसी लौ से जो हीरे पर पड़ा और हीरे से जो चमक पैदा हुई, उसी चमक को देख के कहा कि वाह, क्या यही कोहे ए नूर है। कोहे का मतलब होता है पर्वत और नूर का मतलब होता है रोशनी। मतलब कोहिनूर का मतलब हो गया पर्वत की रोशनी। तभी से ये हीरा चर्चित है, किस नाम से? कोहे-ए-नूर के नाम से। बात फरियाया? हाँ या ना? तो ये कोहिनूर हीरा लेकर के वापस चला जाता है। कौन? नादिर शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हो गया? नादिर शाह नहीं, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन बहुत बार पूछा हुआ सवाल भी है रे। तो मयूर सिंहासन बनाया था कौन? शाहजहां। तो पहला बैठने वाला कैरेक्टर है कौन? शाहजहां। और अंतिम बार बैठने वाला कैरेक्टर है मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया किसके कालखंड में? मोहम्मद शाह के कालखंड में। और इसी के कालखंड में नादिर शाह का उत्तराधिकारी जो था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या है? अहमद शाह अब्दाली। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। मतलब भारत में आक्रमणों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है और ये अंततः
1719 में शासक बना था बाबू, 1748 तक बतौर शासक के रूप में रहा। नादिर शाह ने इसका कत्ल किया नहीं, लेकिन यही वो मोहम्मद शाह था जो कोहिनूर हीरा जाने के कारण अंदर से बड़ी मायूस था। इसको लगा कि बताया कौन, बात समझ में आ रहा है? तो वही लगा कि हमारी जो चहेती जिसको बोले हैं वही सब कोई बताई होगी। तो वही तुम शायरी सुना होगा कि दीवाना हूँ मैं भी कैसा, दीवाना हूँ मैं भी कैसा, कौन भला है मेरे जैसा, तड़पूं रोऊं सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। ये हम कह रहे हैं, नादिर शाह नहीं कहा है, मोहम्मद शाह का कोई डायलॉग नहीं। तो इस प्रकार मोहम्मद शाह का अंत होता है। अब तुम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फटाक से देख लो, हमने क्या बोला मोहम्मद शाह पर, कि मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं द्वारा बनाया गया अंतिम शासक है। सैयद बंधुओं की समाप्ति इसी के समय में हुआ। हैदर बेग ने कत्ल किया किसका? हुसैन का, हाँ या ना? अब्दुल्ला खां को जहर देकर मार दिया गया। हैदराबाद साम्राज्य का संस्थापक है चिनकिलीज खां उर्फ निजाम उल मुल्क, चिनकिलीज खां उर्फ निजाम उल मुल्क। करनाल की लड़ाई 1739 में तख्ते ताउस ले गया, अर्थात मयूर सिंहासन ले गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम कैरेक्टर कौन है? मोहम्मद शाह। कौन है? तो यार इतना ही ले दे करके इसका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। केवल ऑब्जेक्टिव ऐसे रटना चाहोगे जिंदगी में नहीं रटाएगा। पूरा स्टोरी सुन लिए हो हार्ड मान समेत तो सारा स्टोरी के साथ ये चीज आ जाएगा दिमाग में। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो ये था तुम्हारा कैरेक्टर मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह मरेगा तो अगला शासक कौन बनेगा? तो बनता है अहमद शाह। अब और अयोग्य शासकों की एक लंबी कड़ी है। बात समझ में आया? हाँ या ना? चलो।